ए टू जेड मूवी एक्सप्लेनर प्रेजेंटिंग AROG। मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक आरिफ नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी ज़िंदगी में अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश है। एक दिन उसके पास उसका पुराना दोस्त लॉगर आता है और वो आरिफ से कहता है कि मैंने आसपास एक बहुत ही अजीब सी चीज़ देखी है, वो चीज़ मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। और इसके बाद लॉगर अपने असिस्टेंट के साथ आरिफ को लेकर उसी जगह के लिए निकल पड़ता है। लेकिन जल्दी ये लोग आरिफ को पकड़ लेते हैं और एक मशीन पर उसके हाथों को बांध देते हैं। दरअसल ये एक टाइम मशीन है। लॉगर आरिफ की पत्नी को बहुत पसंद करता है, वो उसे पाना चाहता है, इसलिए उसने एक चाल चली है। इसके बाद लॉगर एक मशीन के ऊपर लेटकर अपना पूरा हुलिया बदल लेता है और अब वो हूबहू आरिफ की तरह है। वो आरिफ से कहता है कि अब मैं इस रूप में जो कि तुम्हारा है तुम्हारी पत्नी से मिलूँगा और वो मेरी हो जाएगी। यह सुनकर आरिफ को बहुत गुस्सा आता है, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है। लेकिन अब ये लोग टाइम मशीन को शुरू कर देते हैं, जिसके बाद ये लोग आरिफ को इस वक्त से पास्ट में 10 लाख साल पीछे भेज देते हैं और आरिफ अब उस काल में पहुंच चुका है जो डायनासोरों का युग है। यहाँ पर चारों तरफ खतरा ही खतरा है और इस जगह पर वो पूरी तरीके से अकेला है। तभी वहाँ पर कुछ एप्स आ जाते हैं जो कि बहुत फ्रेंडली होते हैं। आरिफ उनके साथ खेलने और उन्हें बातें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उनके अंदर इतनी समझ नहीं होती है। आरिफ उन्हें बहुत कुछ सिखाना चाहता है, जो एप्स सीखना भी चाहते हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। उनका दिमाग इंसानों की तरह विकसित नहीं है। आरिफ इनके साथ रहना शुरू कर देता है। धीरे धीरे यहाँ पर सर्दी आ जाती है और सर्दियों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है। सर्दियों को किसी तरीके से बिताने के बाद जब गर्मी आती है तो आरिफ को महसूस होता है कि उसे यहाँ से आगे जाना चाहिए। उसे इंसानों को ढूंढना होगा, क्योंकि वो इन एप्स के साथ पूरी ज़िंदगी नहीं बिता सकता है, क्योंकि आज तक उसने जो भी उन्हें सिखाया होता है उन्होंने उसे अच्छे से नहीं सीखा है। और अब आरिफ यहाँ से आगे निकल जाता है। तभी उसके सामने एक डायनासोर आ जाता है जो आरिफ के ऊपर हमला करना चाहता है। और तभी आरिफ देखता है कि यह एक फीमेल डायनासोर है जो अपने अंडों की रक्षा कर रही है। आरिफ अपने एक्सप्रेशन से उसे समझा देता है कि वो उसके अंडों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसलिए वो डायनासोर भी उसके साथ फ्रेंडली बिहेव करती है और उसे एक हनी बी का गोल शेल देती है। दरअसल इसके अंदर हनी बी का घर है और जब भी उसे लेकर जा रहा होता है तभी वो हनी बी उसका पीछा करना शुरू कर देती है, जिसका साइज बहुत बड़ा है। दरअसल ये बहुत पुराना वक्त है और इस वक्त में हर किसी का साइज बहुत बड़ा था और आरिफ अपनी जान बचाने के लिए उस हनी बी से भागना शुरू कर देता है। वो एक पेड़ के पीछे छुपने में कामयाब भी हो जाता है, लेकिन हनी बी उसे एक डंक मार देती है, इसलिए वो बेहोश होने लगता है। तभी वो अपने ऊपर 2 आदिवासियों को देखता है। इससे पहले कि वो उन्हें कुछ कह पाता, वो आदिवासी उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं। आरिफ को जब होश आता है तो वो देखता है कि वो एक गुफा में है। उसके चारों तरफ बहुत सारे आदिवासी हैं जो उससे डर रहे होते हैं, क्योंकि उसके कपड़े, उसकी हर एक चीज़ उनसे बहुत अलग होती है। वो लोग उसे मारने की सोच रहे होते हैं, लेकिन आरिफ इन लोगों की भाषा को जानता है। आरिफ उनके सरदार से कहता है कि मैं भविष्य से आया हूँ, मैं तुम्हारे जैसा ही एक आम इंसान हूँ। वो उन्हें कन्वेंस कर लेता है। तभी यहाँ पर दूसरे कबीले का सरदार आ जाता है जिसका नाम कारगा है। वो बहुत ही शक्तिशाली है। वो इस कबीले के साथ हमेशा अत्याचार करता है। वो यहाँ के लोगों को पकड़ कर ले जाता है और उन्हें मारता है, साथ ही इनकी चीज़ों को इनसे छीन लेता है। और अब वो यहाँ पर अपने लोगों के साथ इस कबीले के सबसे 3 स्ट्रॉन्ग लोगों को लेने के लिए आया है और इन तीनों में वह आरिफ को भी चुन लेता है। हालांकि आरिफ जाना नहीं चाहता है, लेकिन वो आरिफ को बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं। जब कारगा का कबीला अपने कबीले की तरफ जा रहा होता है तभी कारगा के एक आदमी पत्थर से टकराकर नीचे गिर जाता है, जिससे उसका हाथ टूट जाता है। इस समय में मेडिकल साइंस पूरी तरीके से जीरो थी। कारगा और उसके लोग समझते हैं कि उसका साथी मारा गया। वे उसे पत्थरों के नीचे दफना रहे होते हैं, लेकिन आरिफ उन लोगों को समझाता है कि इसका सिर्फ हाथ टूटा है। वो उसके हाथ को फिक्स कर देता है, जिससे उसे बहुत अच्छा लगता है। दरअसल इसका नाम टेसो है। अब टेसो कहीं ना कहीं आरिफ को अपना दोस्त समझता है। ये सब के सब उस कबीले में पहुंच जाते हैं जहाँ पर ये रहते हैं। यहाँ पर एक और आदमी होता है जिसका नाम कावलिया है और कावलिया का ही यहीं पर राज चलता है, जो कि कारगा का रिश्तेदार भी है।
और आरिफ ने जिस आदमी के हाथ को फिक्स किया होता है वो काबलिया का ही बेटा है। काबलिया अपने बेटे टेसो को अपने पास बुलाता है और उसे मुखौटा दिखाकर उससे कहता है कि ये मुखौटा तुम्हारे कमरे में मिला है। टेसो कहता है कि यह मैंने ही बनाया है। यह सुनने के बाद काबलिया को बहुत गुस्सा आता है। दरअसल वो चाहता है कि उसका बेटा एक योद्धा बने, लेकिन उसके बेटे को आर्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। यह अपने बेटे से कहता है कि आज से कई साल पहले मेरे पिता ने आसमान से एक चीज़ को उतरते हुए देखा। जब वो उसके पास गए तो उसमें से कुछ लोग बाहर निकले जिन्होंने मेरे पिता को एक फुटबॉल दी, और जब वो वापस जा रहे थे तो मेरे पिता उन्हें अलविदा कहने के लिए उनके उड़न खटोले के पास गए, जिसकी गर्मी पर झुलसकर उनकी मौत हो गई। इसलिए मुझे हर एक चीज़, हर एक इन्वेंशन से नफरत है। साथ ही काबलिया को ये भी लगता है कि उसके पिता अभी भी स्वर्ग में है, इसलिए उसने बाहर एक बहुत बड़े टावर को बनवाया होता है जो आसमान की गहराइयों में जा रहा होता है। उसका मानना है कि कोई अगर उस टावर के ऊपर चढ़े और उसके पिता को बुलाए तो उसके पिता जिंदा हो जाएंगे। इसलिए वो आरिफ और उसके दो साथियों को दूसरे कबीले से यहाँ पर लाया होता है, क्योंकि वो चाहता है कि उन तीनों में से कोई उस टावर के ऊपर चढ़े। आरिफ कहता है कि मैं इस टावर के ऊपर जाऊँगा। गाइज, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब वो उस टावर के ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। जल्दी वो उस टावर के टॉप पर पहुंच जाता है, जहां पर एक आदमी होता है जिसे देखकर आरिफ हैरान हो जाता है। उसे लगता है कि ये काबलिया के पिता है, और ये वो आदमी होता है जिसे काबलिया ने आरिफ से पहले यहाँ पर भेजा था। ये आदमी आरिफ को देखकर नीचे गिर जाता है और आरिफ को समझ आ जाता है कि ये सिर्फ एक भ्रांति है। वो वहाँ से वापस नीचे आ जाता है, जिसे देखकर सबके सब बहुत खुश होते हैं, क्योंकि आज तक कोई भी आदमी ऊपर जाने के बाद वापस नहीं आया था। आरिफ ही पहला इंसान था जो वापस आया था। आरिफ को देखकर सबके सब बहुत खुश हो जाते हैं। तभी उसके पास काबलिया आता है और उससे पूछता है कि मेरे पिता ऊपर थे कि नहीं। वो कहता है कि नहीं। काबलिया को लगता है कि दीवार अभी भी छोटी है, उसे दीवार को और भी ऊंचा बनाना होगा। साथ ही वो आरिफ को माफ़ कर देता है, क्योंकि आरिफ पहला इंसान था जो ऊपर से नीचे आया था। यहाँ पर काबलिया का बेटा टेसो आरिफ का बहुत ही सुंदर चित्र बनाता है, क्योंकि उसने बहुत ही बहादुरी का काम किया है, जिसकी आरिफ बहुत ही तारीफ करता है। इसके बाद टेसो उसे अपनी सारी चित्रकारी दिखाता है, जिससे आरिफ बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। साथ ही वो अपनी पीठ पर उसे एक लड़की का टैटू भी दिखाता है, जिससे वो प्यार करता है, जिसका नाम मिमी है, जो कि दूसरे कबीले की है। अब रात को टेसो और आरिफ दोनों के दोनों काबलिया के पास जाते हैं। काबलिया अपने बेटे टेसो से कहता है कि मैं तुम्हारी शादी एक लड़की से करना चाहता हूँ, लेकिन टेसो साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि वो मिमी से प्यार करता है। अब इस बात पर काबलिया बहुत गुस्सा हो जाता है। वो इन दोनों को यहाँ से निकाल देता है। अब आरिफ और टेसो दोनों के दोनों उसी कबीले की तरफ जा रहे होते हैं जहाँ से ये आरिफ को पकड़ कर लाए थे, क्योंकि मिमी उसी कबीले के लीडर की बेटी है, जो कि टेसो को बिल्कुल पसंद नहीं करती है, क्योंकि उसके पिता सब पर जुल्म करते हैं। और अब आरिफ मिमी को टेसो की पीठ पर उस टैटू को दिखाता है, जिसे देखकर मिमी की सोच टेसो के लिए पूरी तरीके से बदल जाती है। और अब ये सब के सब मिमी के कबीले में वापस आ जाते हैं। यहाँ पर आरिफ सबको अपनी सच्चाई बताता है और कहता है कि मैं भविष्य यहाँ पर आया हूँ, यानी कि 10 लाख साल आगे से। मैं चाहता हूँ कि यहाँ की ज़िंदगी भी बेहतर बन सके, जिसके लिए हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। काबलिया की गुफा में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे काम में आ सकती है। उन सब चीज़ों को हमें वापस लाना होगा। ये सुनकर सबके सब बहुत खुश हो जाते हैं और उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। रात को आरिफ और टेसो काबलिया गुफा में जाते हैं और वहाँ से उन सारी चीज़ों को ले आते हैं जो उसने छुपा कर रखी थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि टेक्नोलॉजी किसी भी तरीके से एडवांस हो। और अब कई महीनों की मेहनत के बाद आरिफ की मदद से इस गांव, इस कबीले की बहुत सारी चीज़ें एडवांस हो चुकी है, जिससे यहाँ पर रहने वाले लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाती है। साथ ही गांव बहुत खूबसूरत हो जाता है। ये देखकर सबके सब बहुत खुश होते हैं। जब काबलिया को पता चलता है कि उसकी गुफा से बहुत सारी चीज़ें चोरी हो चुकी है, इसलिए वो अपनी सेना और सरदार कारगा को एक बार फिर से इसी गांव में भेजता है। जब कारगा यहाँ पर इस गांव में आता है तो देखता है कि आरिफ की मदद से यहाँ की टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से बदल चुकी है
जो कि उनके वक्त से बहुत ज़्यादा एडवांस है। वो उससे कहता है कि ये सारी चीज़ें मेरे हवाले कर दो, पर आरिफ कहता है कि हम ऐसा नहीं करेंगे। आरिफ उससे कहता है कि वक्त बदल चुका है, अब हम तुमसे नहीं डरते, और वो कारगा का मजाक भी उड़ाता है। कारगा कहता है कि जल्दी मैं अपनी पूरी सेना के साथ वापस आऊँगा, और वो वहाँ से चला जाता है। अब एक दिन आरिफ इस कबीले के बच्चों का जब नाटक देख रहा होता है, तभी उसे कुछ शोर सुनाई देता है, और जब वो गांव की तरफ वापस आता है तो देखता है कि काबलिया की सेना ने पूरे गांव को जला दिया है और वो यहाँ से निकल चुके हैं। ये देखकर आरिफ को बहुत गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो काबलिया के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें सब कुछ बंद करना होगा, साथ ही जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी करनी होगी। लेकिन काबलिया ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है। जिसके बाद आरिफ उससे कहता है कि हम एक फुटबॉल मैच खेलेंगे, अगर उस फुटबॉल मैच में हम जीते तो तुम कभी भी हमारे गांव में हमारे लोगों को परेशान नहीं करोगे, और अगर तुम जीते तो मैं तुम्हारे उस टावर के ऊपर जिसके ऊपर चढ़कर तुम अपने पिता को वापस लाना चाहते हो, उसको ऊंचा करके उन्हें वापस लेकर आऊँगा। काबलिया उसकी शर्त को मान जाता है। दरअसल आरिफ को ऐसा लग रहा होता है कि इन्हें फुटबॉल मैच खेलना आता ही नहीं है, लेकिन जो स्पेसशिप ऊपर से नीचे आया था जिसने इन्हें फुटबॉल दी थी, दरअसल उन्होंने इन्हें फुटबॉल खेलना भी सिखाया होता है। काबलिया आरिफ को अपने फुटबॉल प्लेयर्स दिखाता है जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। इसके बाद आरिफ अपने गांव में वापस आ जाता है, जहां उसे पता चलता है कि किसी को भी फुटबॉल मैच खेलना आता ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऐसे लोगों को चुनता है जो फुटबॉल खेल सकते हैं और उन्हें प्रैक्टिस करवाता है। और कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद सबको फुटबॉल खेलना आ जाता है और अब काबलिया की टीम से इनका मैच होता है। काबलिया की टीम बहुत अच्छा खेल रही होती है और एक के बाद एक 4 गोल कर देती है, साथ ही वो चीटिंग भी कर रहे होते हैं। आरिफ इस बात से परेशान होता है कि उसे किसी भी कीमत पर इस मैच को जिताना होगा, नहीं तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर काबलिया के पिता को वापस नहीं ला सकता है। तभी आरिफ की टीम का एक प्लेयर एक गोल कर देता है, जिसे करने के बाद वो इतना खुश हो जाता है कि वह आगे बढ़ता हुआ आग में गिर जाता है। अब हाफ टाइम के बाद टीम का स्कोर होता है 4-1 का, यानी कि काबलिया की टीम ने 4 गोल किए हैं और आरिफ की टीम ने 1 गोल किया है। हाफ टाइम के बाद एक बार फिर से मैच शुरू होता है और आरिफ बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। वो एक के बाद एक 3 और गोल कर देता है, जिससे इनका स्कोर 4-4 बराबरी पर आ जाता है और अब इन्हें जीतने के लिए सिर्फ 1 गोल करना है। और जब आरिफ की टीम का एक प्लेयर गोल करने के लिए हवा में उठता है, तभी वहाँ पर एक उड़ने वाला डायनासोर आ जाता है और वो उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है, जिस पर काबलिया की टीम आरिफ की टीम का मजाक उड़ाती है। जिसके तुरंत बाद आरिफ एक बहुत ही बेहतरीन गोल करता है और इस मैच को जीत जाता है। यह देखकर काबलिया बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है और उसके लिए तालियां बजाने लगता है। जिसके बाद दोनों के दोनों लोगों के बीच दोस्ती हो जाती है। तभी यहाँ पर एक पोर्टल खुलता है और पोर्टल के अंदर से आरिफ की पत्नी निकलती है। वो आरिफ को बताती है कि मैंने इंटरनेट पर एक वीडियो देखा जिसमें आर्कियोलॉजी 10 साल पुरानी एक रिंग के बारे में बता रहे थे जो कि तुम्हारी थी। साथ ही पत्थर पर जो तुमने नाम लिखा था वो भी मैंने देख लिया था। इसके तुरंत बाद मेरे घर लॉगर आया और लॉगर तुम्हारे बेस में था, लेकिन उसने अपनी आँख का एक लेंस गिरा दिया था, जिससे मैंने उसे पहचान लिया